पूरे विश्व में दोस्तों देखें तो लोगों का तबका एक ऐसा है जो सांपों को फर्टिलिटी, आफ्टर लाइफ हीलिंग, मेडिसिन से जोड़कर देखता है, तो वहीं तक एक ऐसा भी तबका है दोस्तों जो इन्हें एक ऐसा क्रीचर सोचता है जिससे इंसानी सभ्यता को सबसे ज़्यादा खतरा है। ओफिडियोफोबिया दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी डर की बात करते हैं तो वो ओफिडियोफोबिया कहीं ना कहीं ऐसा रैंक करता है जहां पूरे विश्व की आबादी का 2 से 3% हिस्सा इस डर से ग्रसित है। हालांकि ये 2 से 3% काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन अगर आप वैश्विक आबादी को देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब लेकर दोस्तों आज हम आए हैं मंगलवार के आपके सवाल के इस नए संस्करण में। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है ये काफ़ी पहले तकरीबन 3 हफ्ते पहले विश्वरंजन सतपथी जी ने पूछा था, और चूंकि इनका सवाल काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया एक ऐसा दिन जहां हम इनके सवाल का प्रॉपर वे में आंसर दे पाए। और आज दोस्तों ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, हम मात्र 3 सवाल ही लेंगे। पहला विश्वरंजन सतपथी जी का जो सवाल है कि एक सारगर्भित तरीके से मैं पूछता हूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नेक, वाई स्नेक्स, स्नेक्स को क्यों सर्वाइव करना चाहिए? प्रकृति में अक्षय हर जीव का अपना इम्पोर्टेंस है, सिर्फ सांपों की बात नहीं है। अगर एक छोटा कीड़ा है या एक ब्लू व्हेल है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। और उसी वेब में अगर कहा जाए तो सांप भी आते हैं, और सांप जिन जीवों को खाते हैं और जो जीव सांप को खाते हैं, ये कंप्लीट वेब है। और अगर सांपों को इसमें से निकाल दिया जाए तो दुनिया में कुछ वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी जैसे आप किसी भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ को वहाँ से निकाल दें। जैसे हम टाइगर की आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम करते हैं। टाइगर को अगर जंगल से निकाल दिया जाए तो कौन सी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ये हम अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार से अगर सांपों को भी इस वेब से निकाल दिया जाए तो जो उनके शिकार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो उनके शिकारी हैं उनकी संख्या घट जाएगी, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, और ये धरती हो सकता है बहुत जल्द जो है वो समाप्त हो जाए। अमित जी ने जो पॉइंट्स रखे उसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हुए ये बताया जाए कि सांपों की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहला जो अमित जी ने बताया कि वो एक ऐसे जीव हैं जो प्रेडेटर भी हैं और प्रे भी हैं, यानी कि ये मिडिल ऑर्डर प्रेडेटर है, एपेक्स प्रेडेटर नहीं है जो सब पर डोमिनेट करता है। फूड वेब में इनका एक जो रोल है वो दूसरों के लिए भोजन बनना भी है और दूसरे जानवरों को भोजन बनाना भी है। जनरली जो सांप होते हैं वो रोडेंट्स पर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे सांप जो होते हैं रोडेंट्स पर अपना जीवन यापन करते हैं। अब रोडेंट्स दोस्तों कुछ ऐसे जीव हैं जो इंसानी इलाकों के आसपास बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। आप अच्छे से अच्छे बंगलों में देख लीजिए या किसी झोपड़पट्टी में देख लीजिए, हर जगह आपको एक रोडेंट बड़ा कॉमन मिलेगा, वो है चूहा। और चूहा किस हद तक उत्पात मचा सकता है, किस हद तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि जितनी फसल सिर्फ भारत में चूहे बर्बाद करते हैं प्रतिवर्ष, उससे 20 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। ये तब है जब स्नेक्स हमारे बीच मौजूद हैं, ये तब ये आंकड़ा निकल कर आता है सामने दोस्तों। और अगर चूहे इसी तरीके से रहेंगे और सांप बीच में खात्मे के लिए नहीं रहेंगे तो क्या होगा? किसान जो हैं या हम भी आसपास में हम क्या यूज़ करते हैं? केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। हम चूहों को तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? इको फ्रेंडली तरीका है सांपों के पास, बिलों में घुसकर वो कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, खा जाते हैं। अच्छा, अब इससे एक चीज़ और होती है, रोडेंट्स किस पर फीड करते हैं? अक्षय, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ब्यूबोनिक प्लेग को हम नहीं भूल सकते। प्लेग एक ऐसी बीमारी इंसान ने देखी है जो कितना विनाश कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, जूनोटिक डिजीजेस जो होते हैं, जो जनरली रोडेंट्स के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं, इस पर अगर हम बात करें मनोज जी, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हैंटा वायरस, लाइम डिजीज़, अगर अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिकन्स हैं उनको पता होगा लाइम डिजीज़ कितना ख़तरनाक हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी रोडेंट्स के द्वारा फैलाई गई एक ऐसी बीमारी है जिस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु जगत के बहुत सारे जीव इसकी चपेट में आकर ख़त्म हो जाएंगे। और
ये जो स्नेक्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन जो होंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि टिम्बर रैटल स्नेक जो है ये लाइम डिजीज़ को कंट्रोल करने में अमेरिकन गवर्नमेंट से ज़्यादा योगदान देता है। आपकी टिप्पणी? जिस तरीके से सांप चूहों को खाते हैं, बाकी जीवों के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से सांप खाते हैं चूहों को, बिल्कुल क्लीन, वो उस जगह में न तो उसका एक बाल दिखेगा, न तो उसका एक दांत दिखेगा, न तो उसकी कोई हड्डियां, समूचे चूहे को वो एक साथ निगल के कितनी मदद करते हैं हमारी। एक चीज़ और यहाँ पर, जैसा अमित जी ने बताया कि कंप्लीट डाइजेशन कर जाता है, तो इससे एक फ़ायदा और होता है, ये नेचुरल इंजीनियर हैं, ये इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं। कैसे? रोडेंट्स क्या खाते हैं? मनोज जी आप बताएं कि जनरली जो रोडेंट्स होते हैं, चाहे वो गिलहरी हो या चूहे हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं? जी, रोडेंट्स जनरली जो हमारे घर के आसपास ही रहते हैं वही खाना पसंद करते हैं जो इंसान खाना पसंद करते हैं। वो उसी से बचा कुचा जो खाना रहता है जनरली वही सब खाना पसंद करते हैं। जैसे अनाज हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, जो हम खाते हैं वही रोडेंट्स चूहे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए कि सांप किस तरीके से खाते हैं, देखिए सांपों का इवॉल्व हुआ है लिजर्ड से ही। कहीं ना कहीं लिजर्ड्स के ही पैर एक इवोल्यूशन के दौरान में उनके पैर छोटे होते गए और सांपों का इवॉल्व हुए। देखिए हो सकता है कि सांपों को मतलब छिपकलियों को इवोल्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, जिसकी वजह से वो सांप में कन्वर्ट होते गए। कहीं ना कहीं लिजर्ड जो थे वो भी ऐसे जगह पे नहीं जा पा रहे थे जहाँ चूहों का शिकार करना या कुछ ऐसे जीवों का शिकार करना ज़रूरी हो जा रहा था। उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जा रहा था। तो सांप का जो पैर ना होने की वजह से वो अच्छे तरीके से किसी बिल में, किसी बोरों में ग्लाइड कर जा रहे थे। वहाँ से पूरी तरीके से चूहे हो या किसी और भी जानवर हो, उसको पूरी तरीके से खा जाना। अगर सपोज़ अगर लिजर्ड्स को हम शिकार करते हुए देखते हैं, वो भी शिकार करते हैं, वो भी कार्निवोरस होते हैं, तो देखा जाता है उनके पास क्लॉज जो होते हैं वो क्लॉज से पकड़ के किसी भी जानवर को फाड़ लेते हैं और कुछ पार्ट ही खाते हैं, पूरे तरीके से उससे कम्प्लीटली नहीं खा जाते। लेकिन सांप क्या करते हैं, हाथ पैर ना होने के वजह से अपने बॉडी के पूरे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टर हुआ तो अगर उसके पास वेनम हुआ तो वेनम इंजेक्ट करके पूरी तरीके से मतलब इनटेक कर लेना, बिना किसी बाल को छोड़े हुए, ना हाथ पैर या किसी ऐसे ऑर्गन को छोड़े जिनकी वो ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि सांप जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन रोडेंट्स की एक ख़ास बात होती है कि वो कई बार खाने को स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी एरियाज़ में, ताकि या तो वो बच्चों के लिए ले जा रहा होता है या फॉर फ्यूचर स्टोरेज वो जमा करके रखता है। ऐसे वक्त में अगर सांप एक चूहे को या किसी गिलहरी को खा लेता है, तब ये होता है कि वो डाइजेस्ट होने के बाद सीड डिस्पर्सल के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि हमें ये पता है कि रोडेंट्स का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता कंपेयरिंग टू स्नेक्स। तो ये बात तो हो गई कि किस तरीके से वो नेचर के लिए भी बेनिफिशियल हैं, वो पेड़ों की सीड को डिस्पर्स करने में भी सहायक होते हैं। मनोज जी ने एक और टर्म यूज़ किया कि अगर वो कंस्ट्रिक्ट करके मार रहे हैं तो वो कंस्ट्रिक्टर होंगे, लेकिन अगर वो वेनम के थ्रू मार रहे हैं तो डेफिनेट है कि वेनमस स्नेक होंगे। और विश्वरंजन जी के जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ठीक है नेचर बैलेंस, ये सारी चीज़ें नॉन वेनमस सांप भी तो कर सकते हैं, तो वेनमस सर्पेंट्स की हमको क्या आवश्यकता है, ऐसे जीवों की जिनसे प्रतिवर्ष ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। नेचर ने जब चीज़ों को बनाया तो ये देख के नहीं बनाया कि इंसान को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, वो ये देख के बनाया गया कि प्रकृति को, पृथ्वी को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, और पृथ्वी को इसकी ज़रूरत वाकई में है। अगर हर सांप नॉन वेनमस होने लगे तो आप बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो इतने वाइड रेंज जो इनका शिकार है, इतना वाइड रेंज का शिकार है, वो नहीं कर पाएंगे। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सांप मिलते हैं जहाँ उनको शिकार को मारने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बिल्कुल वहाँ पे वेनम काम आता है, न कि उनकी ताकत। जहाँ पे उनको अपने शिकार को सिर्फ एक बार काट के छोड़ना होता है, वो उसके साथ भीड़ नहीं सह सकते, वरना जख्म के चांसेस होते हैं, खुद को चोट लगने के चांसेस होते हैं। वाइपर्स में आपने देखा होगा वो अपने शिकार के साथ कभी इंडल्ज नहीं होते, वो सीधा उसको बाइट करते हैं और आराम से अपनी जगह बैठ जाते हैं, उसको मरने देते हैं। वेनम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि एवोल्यूशन में सांपों ने अपनाया है, और वो इसीलिए अपनाया है कि उनको अपने शिकार के साथ फाइट में इंडल्ज ना होना पड़े और जल्दी से जल्दी उनका शिकार मरे, साथ ही डाइजेशन में सहायता हो। क्योंकि सांप पूरा का पूरा शिकार को निगलता है और सभी सांपों के पास उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनका शिकार बाइट करने के बाद से ही गलना शुरू होता है, डाइजेशन शुरू होता है, जिससे उनको शिकार को मारने और पचाने दोनों में बहुत आसानी होती है।
यहाँ पर आपका क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है विश्वरंजन जी कि ये वेनम के फ़ायदे तो सर ने बताए, ये तो स्नेक के लिए हुए, हमारे लिए क्या हुए? बिकॉज एज अ ह्यूमन हमको हर चीज़ में हमारा फ़ायदा देखना होता है। इसमें भी वेनम एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेडिकली काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी भी क्या वेनम के बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं, इस पर स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन एंटी वेनम की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एंटी वेनम की अगर बात करें तो आप वहां पर ये तर्क दे सकते हैं कि अगर वेनमस नहीं होंगे तो एंटी वेनम की ज़रूरत क्या होगी। एंटी वेनम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो वाइपरेट से, जो नाजा स्पीशीज़ से, जो क्रेट से जो वेनम एक्सट्रैक्ट होता है, उससे कई सारी मेडिसिन्स बनती हैं। चाहे आप हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे आप न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस की बात करें, चाहे आप कार्डियक अरेस्ट्स की बात करें, चाहे आप फिब्रिन सर्जरी की बात करें, डायबिटीज़ भी, एक ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारे ऐसी डिजीज़ेस हैं जहां पर स्नेक के वेनम से लिए गए कंपोनेंट से ही मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं। इसलिए भी वेनमस स्नेक ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनका जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो अमित जी ने तो आपको बता ही दिया, और हमारे लिए क्या बेनिफिट है ये आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य ज़रूर हुआ होगा। और कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे आप? सवाल काफ़ी लंबा हो गया और अंत में बस ये बताना चाहेंगे हम कि प्रकृति जब चीज़ों को बनाती है तो इंसान को सेंटर में रख के नहीं सोचा जाता। हमको किसी भी जीव को हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डोमिनेटिव हो गए हैं एज अ स्पीशीज कि हमको लगता है इस प्रकृति में एक एक चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, केवल हमारे लाभ के लिए है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बार न्यूट्रल होकर हमको ज़रूर सोचना होगा कि ये प्रकृति हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए है या हम भी इसमें शामिल है, हम भी इसका एक। और अगर आपको यही सोचना है तो वेनमस सर्पेंट्स की बाइट से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, दूसरे डिजीजेस से मारे जाते हैं, स्मोकिंग से मारे जाते हैं, अल्कोहलिज्म से मारे जाते हैं। तो वेनमस सर्पेंट्स को हटाने की अपेक्षा इन चीज़ों पर रोक लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं विश्वरंजन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं गुडी बारिक जी, उनका है। उनका सवाल है कि क्या चेकर्ड कीलबैक बाकी स्नेक से एनाटॉमिकली अलग होता है? क्या अंडर वाटर ब्रीदिंग करना उसके लिए पॉसिबल है? तो सबसे पहले ये गुडी बारिक जी आपको बताएं कि रेप्टाइल्स अंडर वाटर ब्रीद नहीं कर सकते, चाहे वो सी स्नेक ही क्यों ना हो, उन्हें भी सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। सेम इज़ द केस विथ चेकर्ड कीलबैक, इसको भी सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बाकी स्नेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। ऐसा कैसे कर पाता है ये? जी, चेकर्ड कीलबैक की बात की जाए तो वो जनरली आपको पानी के नज़दीक दिखता है। ये ऐसा सांप है जो पानी और लैंड दोनों में आपको, तो इसका फ्रीक्वेंट मूवमेंट पानी में बना रहता है। इसके जो लंग्स होते हैं दोस्तों, ये मॉडिफाइड इस तरीके से होते हैं कि वो अपने ब्रीथ को, जैसे जैसे वो ऊपर सतह पे सांस लेने को आता है और अपने ब्रीथ को नीचे पानी के अंदर में ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। और इसके ब्लड सेल्स भी कुछ इस तरीके से डेवलप्ड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की लेवल बनी रहे और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको पानी के अंदर सबमर्ज करके रखे, पानी के अंदर शिकार कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। अगर आप इसे खतरा भी महसूस होता है तो कई बार ये नीचे जा सकता है। कंपैरेटिवली जो लैंड में जो सांप होते हैं जो पानी के इंटरेक्शन में कम आते हैं, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा देर तक अपने आप को होल्ड कर सकता है, अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकता है पानी के अंदर। हर सांप बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, लेकिन अगर चेकर्ड कीलबैक की बात अभी जैसे बताई है मनोज जी ने, तो लंग्स थोड़े से बड़े होते हैं, कैपिलरीज में ऑक्सीजन को ट्रैवल कराने के लिए ज़्यादा जो है वहाँ पे सुविधा होती है। उसका स्किन बाकी सांपों के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ होता है, जॉज ज़्यादा तगड़े और थोड़े से बड़े होते हैं शिकारों को पकड़ने के लिए। हल्के फुल्के चेंजेस जो पानी के हिसाब से करने होते हैं वो उसके शरीर में आपको देखने को मिलता है। इस वक्त जो आपको पानी दिख रहा होगा दोस्तों, ये काफ़ी मडी है क्योंकि 2 दिन पहले ही काफ़ी तेज़ बरसात हुई है और हमारे यहाँ आयरन और कंटेंट बहुत ज़्यादा है मिट्टी में, इसलिए ही बारिश के बाद पानी लाल हो जाता है और काफ़ी दिनों तक ये लाल बना रहता है। और ऐसे हालातों में अंदर मूव कर पाना और साइट
को समझ पाना थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। तो आंखें भी उस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं, और अगर आप देखें तो एक्वाटिक विजन जो होता है, जो पानी के अंदर जो विजन फिशेस का होता है, उसी तरीके से मॉडिफाइड होता है चेकर्ड कीलबैक का भी विजन। आंखें भी उसकी उसी तरीके से थोड़ी सी ऊपर की ओर होती है, और जो स्नाउट होता है सामने का वो बेसिकली एक टोर्टिस के जैसा दिखता है हमको। जी बिल्कुल, वो एक टर्टल की तरह अगर आप ध्यान देंगे तो टर्टल की तरह आपको दिखेगा। अगर उसके पीछे का हिस्सा निकाल दें, सिर्फ उसका चेहरा देखें तो बिल्कुल वो एक टर्टल की तरह दिखता है कभी कभी। तो वो बिल्कुल अच्छे से जो बदलाव चाहिए फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने के लिए वो उसके शरीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल यही जो है बेसिक डिफरेंसेस है। इसके अलावा चेकर्ड कीलबैक और बाकी स्नेक में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ज़रूर डिफरेंस है कि आप चेकर्ड कीलबैक को पकड़ने जाएंगे तो पलट के बहुत भयंकर तरीके से काटेगा, और दांत बड़े होने के कारण बड़े बड़े चीरे भी वो दे सकता है। आज का दोस्तों आखिरी सवाल, यूट्यूब लोगो SKT, नाम पता नहीं है, यही लोगो पर नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा है, अमित जी वो पूछते हैं कि उनके बुज़ुर्ग हैं गांव के, उनका कहना है कि जब किसी सर्प की आयु 100 वर्ष की हो जाती है तो वो मस्टैश और बियर्ड्स डेवलप कर लेता है, यानी कि उसकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। तो हालांकि जो SKT लोगो वाले ओनर हैं जो जिन्होंने सवाल पूछा है वो इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने गांव के बुज़ुर्गों को समझाने के लिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो भारत एक मान्यताओं का देश है और कई सारी अलग अलग मान्यताएं हमारे यहाँ हैं। सांप हमारे लिए हमेशा से एक स्पेशल जीव रहा है। अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो सांपों की पूजा भी हमारे धर्म में होती है अलग अलग तरीके से। जैसा हमारे पूर्वजों ने कोशिश की सांप को एक दैवीय जीव बना के रखने की, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन उससे थोड़ा सा कम हो और इंसान उसको मारने से पहले सोचे। तो ये जैसे जैसे समय बीतता गया, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने अंधविश्वास का रूप ले लिया। जिस जगह पे ज्ञान को आना चाहिए था उस जगह पे अंधविश्वास आ गया, और हम अपने मन से अलग अलग कहानियाँ गढ़ने लगे। ये भी उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है। अव्वल तो सांप, किसी भी सांप की उम्र 100 साल नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो कभी भी सांप के शरीर पे बाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी स्किन, एक्चुअली उसको स्केल्स कहते हैं, वो स्किन है ही नहीं। तो उस पे आपको बाल कभी दिखेंगे ही नहीं। बालों का जो फंक्शन होता है वो रेप्टाइल्स के लिए है ही नहीं। तो ये भी एक अलग सी बात है। लेकिन क्योंकि बुजुर्ग इस चीज़ को बात करते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, इसलिए इसका खुलासा चैनल पे करना बहुत आवश्यक था। हमने वीडियो बनाने से पहले चर्चा की, बात की आपस में कि हो सकता है इसका जवाब थोड़ा हास्यास्पद हो, कई लोग मजाक भी उड़ाएं इसका कमेंट में, लेकिन हमको समझना होगा कि भारत में इससे भी कई गुना ज़्यादा हास्यास्पद मान्यताएं कई जगहों पे हैं, और इसको तोड़ते रहना हमारा हमेशा से प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। तो YouTube लोगो SKT जी, आपको ये उम्मीद करते हैं समझ आया होगा कि कोई भी सर्प 100 साल तक जीवित नहीं रह सकता। वाइल्ड में किसी भी सांप की जो मैक्सिमम एज है, अगर कोई डोमिनेटिंग स्पीशीज़ है तो मैक्सिमम 20 से 25 साल ही हो पाती है, उससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और जो आपने दाढ़ी मूँछों की बात कही, कई बार होता है कि जो डी स्केलिंग होती है, जो स्केल्स निकालते हैं सांप, कई बार होता है कि उनके चिन पर या आंखों के आसपास फंसा रह जाता है कुछ एक हिस्सा, और कई बार लोग उसको देख के कह देते हैं कि मैंने दाढ़ी वाला सांप देखा है। और अक्षय, ये सपेरों का भी खेल बिल्कुल है कई बार। वो भी आई लैशेस, कई बार देखा है हमने कि वो कोई फिक्स वगैरह से, ऐसी कई सारी गोंद से या क्विक गम या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो चिपका देती हैं उससे नकली बालों को यहाँ पर चिपका कर, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जनरली जो स्किन शेड का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है सांपों में, वो मोस्टली मुंह की तरफ से ही होता है। वो स्किन ओपन होने लगता है तो हो सकता है एक राउंड सा शेप, जो उठा हुआ शेप देखकर भी ऐसा लगा हो कि मुस्ताच आ गई, दाढ़ी वाइट जी। तो आपका जो सवाल का अगला हिस्सा है उस पर थोड़ा सा हम लाइट नोट पर ही ये वीडियो ख़त्म करेंगे कि आपने कहा कि एक गुफा है, उसमें ख़जाना है और दाढ़ी वाला सांप खजाने की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो वो दाढ़ी वाले सांप की चिंता ना करें, अगर वाकई में वहाँ खजाना है, हमको उसका एड्रेस दें, हमको एड्रेस दें, वी कैन जस्ट गो देयर एंड सर्च आउट फॉर द ट्रेजर। तो हल्के नोट पर दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप
आपको आज की जानकारी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और आपके इलाके के सवाल हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।